हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हमने समझा था। साथ ही हमने किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से हम बहुत सारे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी रैंडम शेप के रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था और जो रिजल्ट हमें मिला था वह रिजल्ट था I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स r स्क्वायर, जहां पर dm उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक मास एलिमेंट था और r उस मास एलिमेंट का गिवन एक्सिस से सेपरेशन था। और साथ ही हमने एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी फाइंड आउट किया था और उसका रिजल्ट हमें मिला था I इक्वल्स टू m टाइम्स r स्क्वायर, जहां पर m उस पार्टिकल का मास था और r उस पार्टिकल का गिवन एक्सिस से सेपरेशन। ये तो हो गया लास्ट लेक्चर की बात। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। क्या होता है ये समझते हैं। हम यहां पर एक रैंडम शेप का कोई रिजिड बॉडी ड्रॉ करते हैं। रैंडम शेप का कोई रिजिड बॉडी हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया और इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पर है। ये है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है ये और यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहां से और मान लो कि ये रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करे तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट उसे मैं नाम देता हूं ICM, यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजर रहा है अगर इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट करना शुरू करे तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM। एक काम करते हैं, एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि इस वाले एक्सिस के पैरेलल है। राइट, दोनों एक्सिस जो है वो पैरेलल है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच का सेपरेशन है d के बराबर। और अगर इस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी घूमना शुरू करे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा उसे हमने नाम दिया है I। रिजिड बॉडी का मास है m और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICM और I के बीच में रिलेशन को बताता है। ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस और इसके पैरेलल दूसरा कोई एक्सिस, दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बीच में रिलेशन बताएगा। एंड रिलेशन बिटवीन I एंड ICM ये हमें कहां से मिलेगा भाई? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मिलेगा। क्लियर है? अब इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। एक एलिमेंट है जिसका मास है dm और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये है r वेक्टर। राइट, और इस वाले एक्सिस से ये दूसरा एक्सिस है, यहां से अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर देखोगे ये है r डैश वेक्टर। सही है, और इस I वाले एक्सिस से अगर आप इस एक्सिस का पोजीशन वेक्टर देखोगे इसे मैं कहता हूं वेक्टर d। ट्रायंगल लॉ से हम dr और r डैश के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। यहां पर एक एंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल है थीटा और ऐसे कंडीशन में हम लिख पाएंगे d वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल्स टू r डैश वेक्टर। सही है क्या? और अगर आप r डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dr cos थीटा। देख लो आप ठीक से। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें I और ICM के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो एक बार ICM और I लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ICM के बारे में। तो ICM की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स r स्क्वायर। कैसे लिखा हमने? तो हमारे पास लास्ट लेक्चर का रिजल्ट है, ये देख, हमने इसी की मदद से ICM लिख दिया। सिमिलरली हम I के बारे में बात कर पाएंगे और हम लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स r डैश स्क्वायर। क्योंकि मुझे इन दोनों में I और ICM के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं r डैश को इस वाले इक्वेशन से रिप्लेस कर पाऊंगा। और क्या लिखूंगा देखना, मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ dm बिल्कुल वैसा रहेगा और r डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 dr cos थीटा।
तो मैं लिख दूंगा यहां पर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी कॉस थीटा। सही है क्या? ये लिख दिया हमने। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 2 को बाहर कर देते हैं, d को बाहर कर देते हैं, तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स r और ये बच जाएगा cos थीटा। यही बचना चाहिए, देख लो ठीक से। अब यहां पर जो टर्म्स है था उसके बारे में बात कर ले। सबसे पहला जो ये d डिस्टेंस है, ये जो d दिख रहा है आपको, ये तो कांस्टेंट है भाई। अगर आप मास एलिमेंट के बारे में बात करोगे तो जब आप डिफरेंट लोकेशन पे मास एलिमेंट को चूज करोगे तो r बदलेगा, r डैश बदलेगा, लेकिन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन नहीं बदलेगा। ओके, इसीलिए d यहां पर कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, r डैश वेरिएबल है। इसीलिए यहां पर डी स्क्वायर हो जाएगा बाहर और ये बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm। और dm का इंटीग्रल कितना हो जाएगा भाई? तो m के बराबर, राइट? प्लस ये जो dm टाइम्स आर स्क्वायर वाला इंटीग्रल है ये तो है ICM, तो इसको आप लिख दो ICM। सही है क्या? प्लस अब जो तीसरा टर्म है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। देखो यहां पर 2 और d को तो बाहर कर दिया, ये है dm टाइम्स r cos थीटा। और अगर आप सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन जानते हो, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो ये जो dm टाइम्स r cos थीटा का इंटीग्रेशन है वो इस पॉइंट में बैठ करके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता रहा है। अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताओगे तो ये तो मिल जाएगा 0। इसीलिए ये जो इंटीग्रल वाला टर्म है ये हो जाएगा 0 के बराबर। यहां पर हमने बताया कि जो इंटीग्रल टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dm ये हो जाएगा टोटल मास m के बराबर, तो ये मिल जाएगा md स्क्वायर प्लस ICM के बराबर, और ये हो गया I। सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख पाएंगे यहां पर I इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर। ये रिजल्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I और ICM के बीच में रिलेशन को बताता है। अगर थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करोगे देख के, एक बात तो कह ही सकते हो कि I और ICM में ICM सबसे छोटा होगा। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया उसमें कुछ ऐड करने के बाद हमें मिलता है I। इसका मतलब ICM छोटा होना चाहिए। तो यहां पर हम ये लिख पाएंगे कि ICM जो है ये लेस देन I होगा। क्लियर है क्या? देख लो, यानी कि आज के बाद ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का मिनिमम होगा एज कंपेयर टू अदर पैरेलल एक्सिस। अभी हमने देखा कि किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। हमसे पूछा गया फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी है ना, इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या हो। क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट I की वैल्यू मिनिमम होती है, तो हमें बस I के मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट करना है, और वही x जो होगा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, I मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इसे कॉरस्पॉन्डिंग x निकालेंगे। और इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, हम करेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। याद होगा आपको कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और इसके हिसाब से हमें चाहिए होगा डी बाई डी एक्स। फाइंड आउट करते हैं, तो I की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 अपॉन डी एक्स, और इसको इक्वेट करना है 0 से। सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा 10/2 दैट इज 5। क्या क्लियर है आप सबको? ये है सेंटर ऑफ मास जो है रिजिड बॉडी का, उसका x कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये केवल वैलिड है लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए, लैमिनर बॉडी के लिए। मैं लिखता हूं पहले, वैलिड फॉर अ लैमिनर बॉडी।
लैमिनर बॉडी होता क्या है, लैमिनर बॉडी होता क्या है ये समझते हैं। कोई एक ऐसा बॉडी जिसे आप 2D प्लेन में रख सकते हो, दैट बॉडी इज कॉल्ड लैमिनर बॉडी। जैसे कोई रॉड, कोई वायर इन द प्लेन, कोई रिंग, कोई डिस्क, कोई स्क्वायर प्लेट, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट, ये सब जितने भी हैं ये सारे लैमिनर बॉडी हैं, यानी कि ये 2D प्लेन में है। और ऐसे किसी बॉडी के लिए ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होता है। 3D ऑब्जेक्ट पे ये गलती से भी नहीं लगाना अपन को, राइट। अब ये थ्योरम होता है क्या ये समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम यहां पर पहले एक 2D बॉडी ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, एक 2D बॉडी ड्रॉ कर लिया। ये 2D ऑब्जेक्ट है, पहले अपन क्लियर कर लें। अब क्या करेंगे, इस 2D बॉडी का जो प्लेन है, इस प्लेन में एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो मैं यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा इस प्लेन में कुछ इस तरीके से, ये इसी प्लेन में है। और दूसरा मैं एक और एक्सिस ड्रॉ करूंगा इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक है क्या, दो एक्सिस हो गए, दोनों के बीच का एंगल ये रहा। इस एक्सिस का नाम देते हैं अपन एक्स एक्सिस, इस एक्सिस का नाम देते हैं अपन वाई एक्सिस। ओके, अगर आप इस रिजिड बॉडी को इस एक्स एक्सिस के बाद घुमाओगे, कैसे घुमाओगे भाई, कुछ इस तरीके से घुमा दोगे इसको, तो ऐसे में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा अबाउट दिस एक्सिस, लेट मी कॉल दिस आई एक्स। सिमिलरली जब आप वाई एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी घुमाओगे इस तरीके से, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, लेट मी कॉल दिस आई वाई। अब एक तीसरा एक्सिस भी ड्रॉ करना है अपन को, एंड दैट एक्सिस विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, यानी कि यहां से पास करेगा एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बॉडी। यानी ये जो लैमिना है इसके परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस ड्रॉ करना है जो कि दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। अब ये जो मैं ड्रॉ किया, ये जो ड्रॉ किया हमने, ये इस वाले के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर ये तीसरा एक्सिस है, इसे मैं नाम देता हूं जेड एक्सिस। और अगर आप इसके अबाउट चीजों को घुमाओगे, यानी इस रिजिड बॉडी को घुमाओगे, तो ऐसे में रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो है आई जेड। क्लियर है आप सबको। अब हमें आई एक्स, आई वाई और आई जेड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, और वही रिलेशन होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो इस आई एक्स, आई वाई और इस आई जेड के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करेगा, रिलेशन को बताएगा। ठीक है, और यहां पर इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर एक एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट है डीएम। अगर आप इससे एक्स एक्सिस की दूरी देखोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो गई आर वाई। सिमिलरली वाई एक्सिस से ये दूर होगा कुछ ये, और ये हो जाएगा आर एक्स। और जेड एक्सिस से ये दूर होगा, ये वाला दिख रहा है आप, ये इसको मैं कहता हूं आर जेड। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये डायग्राम, ये जो आपको दिख रहा है, दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये है मान लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये यहां पर है। ये जो सेपरेशन ये है आर वाई, ये जो सेपरेशन है ये है आर एक्स, और ये है आर जेड, ये है जेड एक्सिस। सही है क्या, परपेंडिकुलर यहां से पास कर रहा है जेड एक्सिस। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख पाओगे आर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सही है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई आप सबको। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है आई एक्स, आई वाई और आई जेड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं आई एक्स कितना लिखूंगा फॉर दिस रिजिड बॉडी, तो आप देखना बेटा, आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी एम टाइम्स आर वाई स्क्वायर। सिमिलरली आई वाई कितना हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम टाइम्स आर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एम टाइम्स आर एक्स स्क्वायर। और अगर आप आई जेड के बारे में बात करोगे तो आई जेड कितना हो जाएगा, देखो तो आई जेड की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ डी एम टाइम्स आर जेड स्क्वायर। अब एक काम करो, आई एक्स और आई वाई को ऐड करो, तो आप लिखोगे आई एक्स प्लस आई वाई, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी एम टाइम्स आर वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एम टाइम्स आर जेड स्क्वायर, सॉरी आर एक्स स्क्वायर। सही है क्या, देखो ये लिख दिया मैंने आर एक्स स्क्वायर। और यहां पर आप इसको लिख सकते हो डी एम टाइम्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये ठीक है, ये हो जाएगा डी एम टाइम्स आर जेड, ओके, आर जेड स्क्वायर, और इसी को आप क्या बोल दोगे, आई जेड। इसका मतलब जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या आ गया, वो रिजल्ट आ गया आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यही हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर अ लैमिनर ऑब्जेक्ट।